हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज क्लास नंबर 4। चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर चल रहा है। चलिए क्लास नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 64 है, 63 तक कल करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 64, आओ जल्दी जल्दी देखते हैं। पहले हिंदी में क्वेश्चन। एक बिंदु पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण के मान में 7 × 10⁻⁵ वेबर है। मतलब कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है वो 7 × 10⁻⁵। इसको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार चालकीय लूप के केंद्र में उपयुक्त चुंबकीय प्रेरण द्वारा निष्कर्ष करना है। लूप में पर्याप्त विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड दी गई, इंटेंसिटी दी गई है, दैट इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दिया गया है। मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं या इसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अब कह रहा है एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में कुछ करंट फ्लो करके इसको बैलेंस करना है। मतलब सीधी सीधी बात है, ये फील्ड और ये फील्ड क्या करने, इक्वल करने हैं, तभी तो बैलेंस होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। तो आपको बताना है कि उस फील्ड को बैलेंस करने के लिए कितनी करंट आपको देनी पड़ेगी। मतलब करंट पर क्वेश्चन है ये कि कितनी करंट आपको देनी पड़ेगी तो ये लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बैलेंस हो जाएगा। चलिए बताते हैं कितनी करंट देनी पड़ेगी। भाई सर्कुलर लूप का फॉर्मूला क्या होता है, μ0Ni/2R होता है ना। तो सर्कुलर लूप का फॉर्मूला होता है μ0Ni/2R। तो μ0Ni/2R शुड बी इक्वल टू यही फील्ड 7 × 10⁻⁵ बोलिए यस और नो। तो बाकी तो सारी चीजें ली गई हैं, रेडियस भी दी गई है। तो μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ होती है। n बेटा नंबर ऑफ एरिया 1 है। करंट कितनी है वही निकालना है, 2 तो पता है, और r यानी कि रेडियस 5 सेंटीमीटर यानी 5 × 10⁻⁻² मीटर इक्वल टू 7 × 10⁻⁵। बेटा यही फॉर्मूला लगा दो, है ना, μ0Ni/2R। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा करंट आ जाएगी, और करंट आ रही है बेटा सॉल्व करने के बाद I इक्वल टू 5.6 एम्पियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों 65। एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध G ओम है और उसका परास V वोल्ट है। इसे NV वोल्ट के परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। मतलब भाई देखो क्या था, सिस्टम क्या था। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध G ओम है। मतलब स्टार्ट में जो वोल्ट मीटर था उसका जो रेजिस्टेंस क्या था, G था, ठीक ना, रेजिस्टेंस G था। अब कह रहा है कि ये G रेजिस्टेंस के साथ कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, V। ओके, G रेजिस्टेंस के साथ कितना मेजर कर सकता है, V, ठीक है ना। तो भैया अपने इससे गैल्वेनोमीटर कॉइल का वोल्टेज निकाल और करंट निकाल सकते हैं IG। तो IG इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V/G। क्लियर हुआ ना। अब कह रहा है इसके साथ सीरीज में कितने का रेजिस्टेंस जोड़ा जाए। मान लो कोई अननोन रेजिस्टेंस जोड़ रहे हो आप, R, है ना, और R जोड़ने के बाद ये रीडिंग कितने की दे रहा है, NV की। कितने की रीडिंग दे रहा है, NV वोल्ट का बन जाता है। इसके अक्रॉस जो होता है NV वोल्ट आता है। तो आपको बताना है कि ये R जो होगा कितने का होगा जो आपने सीरीज में जोड़ा है। ओके, तो बच्चों अपन को फॉर्मूला याद है, R इक्वल टू क्या होता है, V/IG-G। याद है, वोल्ट मीटर का फॉर्मूला रट लो बच्चों, V/IG-G होता है कि नहीं होता है। R इक्वल टू V/IG-G। तो बच्चों फॉर्मूला लगा दो। R इक्वल टू V कितना है, V तो अपन को जो चाहिए है वो NV हो चुका है, वो ये सुनो, डिजायर्ड वोल्टेज क्या हो चुका है, NV। IG यानी गैल्वेनोमीटर करंट क्या है, V/G। तो पलटी मार के G कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और माइनस G, तो V से V कैंसिल। आंसर कितना हो जाएगा, Gn-G। G कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, n-1 इज द आंसर। आ गया समझ में। चलिए देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ दूं भैया पहले मैं। L लंबाई के एक वृत्ताकार तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। इससे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के पृष्ठ की बाहर की ओर इस प्रकार रखा गया तो इसका तल चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत है। तो यह अनुभव करेगा कोई बल नहीं, एक तनन बल, एक संपीड़क बल, एक बड़ा गुण। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। L लंबाई का एक वृत्त तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। एक सर्कुलर वायर है जिसकी लेंथ है L। तो एक सर्कुलर वायर ले लो, इसकी लेंथ है L। मतलब कुल मिला के यहाँ कंफ्यूज कर रहा है, L बराबर 2πr। L बराबर 2πr। अब बच्चों इसमें करंट फ्लो हो रही, करंट डायरेक्शन दी गई है करंट की, ऐसी है क्या है यार, क्लॉकवाइज है।
नहीं एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी बच्चों, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज में इसका जो फील्ड निकलेगा सेंटर में कहाँ की ओर निकलेगा, बाहर की ओर। ये देखो अंगूठा कैमरे की तरफ आ रहा है आपके, तो कम बीच बाहर की तरफ आएगा, ठीक ना। अब आपको बताना है कि इसका जो तल है, ये जो मतलब फील्ड ऊपर की ओर जा रहा है, और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ये क्या हुआ, इसके परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि फील्ड ऊपर की ओर जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर है। अब आपको बताना है कि ये जो तार है, ये तार, इस तार पे कितना फोर्स लगेगा, इस तार पे आपको बताना है कि कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन की सिचुएशन दी गई थी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडिएट हो रहा है, इसका तो डेवलप होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, समझ गए ना, और उसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। तो आप इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर ये करंट ऐसी जाएगी, मतलब लेंथ वेक्टर ऐसा होगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, तो क्रॉस रूल से जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ये क्रॉस रूल मैं आपको समझा दूँ, मतलब कि वही मैक्सवेल रूल है। देखो ये अपने लेंथ वेक्टर है, ये वाली मतलब ये उंगलियां जो है वो लेंथ वेक्टर बन गई, तो ऐसे समझ लो ऐसे, और फील्ड कहाँ ऊपर की ओर है, यस और नो। तो लेंथ को एल क्रॉस बी, यानी एल को बी की तरफ घुमाओ, एल को बी की तरफ घुमाओ तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर। तो इस पॉइंट पर जो वेक्टर बनेगा फोर्स का कहाँ बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। और दूसरा अपना जो आएगा इधर वाला, ये कहाँ बनेगा, आगे की ओर बनेगा। तो एक फोर्स पीछे, एक फोर्स उधर, बट दोनों अमाउंट वाइज इक्वल होंगे, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स कितना होगा जनरेट, मतलब लूप वहीं का वहीं रखा रहेगा, लूप पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका ये आंसर है। बाकी जो इसका सोल्यूशन में दिया गया है कि फील्ड और वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ऐसा कोई आंसर नहीं। चलिए नेक्स्ट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। नेक्स्ट 67, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, एक लंबी परिनालिका की लंबाई L तथा औसत व्यास D है, उसमें फेरों की परतें N है और प्रत्येक परत में N फेरे हैं। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान I हो तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कह रहा D के समानुपाती, D के व्युत्क्रमानुपाती, D पर निर्भर नहीं करेगा, L के समानुपाती। भाई देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या वो डायमीटर पर डिपेंड करता है, परिनालिका मतलब सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है सेंटर पे क्या होता है, सीधी सीधी बात, B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन और आई, जहाँ एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कहीं से डायमीटर पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो आंसर क्या होगा, डी पर निर्भर नहीं करेगा, सी आंसर, क्योंकि व्यास यानी कि डायमीटर पर कभी डिपेंड नहीं करता है ना। क्या होता है म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन आई है ना, स्मॉल एन को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल एन बाई एल। समझ में आया। तो ये 67 भी गया। नेक्स्ट 68 पे आ जाओ बच्चों। 68 क्या कह रहा देखते हैं। आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित होने का उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान, भाई वृत्ताकार लूप है उसके केंद्र पर, वेरी सिंपल, ये तो डायरेक्टली फार्मूला होता है ना। ओ कुछ और पूछ रहा है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित होने का उसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान बी है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है, ओके, चुंबकीय आघूर्ण यानी कि टॉर्क पूछ रहा है, समझ गए ना आपको टॉर्क पूछ रहा है कि टॉर्क कितना होगा। आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए भैया मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाए, आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट में निकल क्या पता था, एम इक्वल टू आई है, एम इक्वल टू, तो एरिया तो पता पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर हो जाएगी, आपको आई करंट निकालनी है। दिया क्या है, एक आपके पास सर्कुलर कॉइल है, करंट जा रही होगी कैसी भी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इसका बी क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही होता है ना, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसको थोड़ा सजा लो, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ 2 नीचे लाना है तो ऊपर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई आई अपॉन कितना आर। ये हो गया भैया, आर कैपिटल ले लो, क्वेश्चन में आर कैपिटल है, आर कैपिटल ले लो, ले लिया। चलिए करंट निकाल लो बेटा, यहाँ से काटे ही दो वैसे तो, बी इक्वल टू सीधी सीधी बात म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आई निकाल लो बेटा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2br, 2br अपॉन कितना म्यू नॉट, हुआ कि नहीं हुआ, 2br अपॉन कितना म्यू नॉट। क्लियर हो गया। अब अपन जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है, कैपिटल एम इक्वल टू करंट इंटू एरिया। करंट कितनी निकली है, 2br अपॉन क्या म्यू नॉट, एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो बस वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 पाई बी आर का क्यूब हो जाएगा,
अपॉन क्या, म्यू नॉट। तो यही तो आंसर है, 2 पाई बी आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट। चेक करो, बी ऑप्शन है क्या, यस है ना। तो आंसर इसका हो गया बी, बिल्कुल सही। चलिए ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 68 भी हो गया। नाउ कम टू 69 क्वेश्चन नंबर 69। चलो भैया देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69। 0.0157 की धारा वृत्ताकार त्रिज्या के लूप में 2.0 एम्पियर में धारा प्रवाहित, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, सर्कुलर लूप का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। करंट दी गई है, रेडियस दी गई है, समझ गए ना, सीधी वैल्यू निकालना। म्यू नॉट यानी 4.2 × 10⁻⁷। करंट कितने एम्पियर दी गई है, मेरे ख्याल से 2 एम्पियर, हाँ 2 एम्पियर दी गई है। रेडियस कितनी दी गई है बच्चों, 0.0157, समझ गए ना। चलिए तो इसको सॉल्व कर लो, है ना, कोई दिक्कत हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करके आएगा, इसका आंसर आ रहा है बेटा वो 8 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 भी बहुत इजी कंसेप्ट था। 70 देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9 पॉइंट इतना है, आवेश इतना है, 1 एम्पियर इतने चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल है, ओके। टाइम पीरियड निकालना है भाई साहब, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड का मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ाया था, T इक्वल टू 2πm/qv। यस और नो, टाइम पीरियड 2πm, T इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल 2πm अपॉन क्या, qv। भैया 2 दिया है, पाई यानी 22/7 होता है, मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम दिया हुआ है ना। क्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻19, और अपन को क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 1 इंटू 10⁻4। सॉल्व कर लो यार, है ना, सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ रहा है 3.5 इंटू 10⁻7 सेकेंड। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। तो फ्रिक्वेंसी निकालते तो उल्टा कर देते। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन। 70 भी हो गया। 71 देखिए, एक लंबी प्रणालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं, ओके, प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं, एन निकालना है। तो बेटा देखो 1 सेंटीमीटर में, नंबर तो डाल दो सर जी, 71, 1 सेंटीमीटर में 200 फेरे हैं। 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर में कितने फेरे, 200। तो 1 मीटर में कितने होंगे, 200 × 100 यानी 20,000 फेरे। बोलो ये सर नो, 20,000 फेरे। ये आ गया कितना, स्मॉल एन। क्या आ गया, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, इसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें करंट जा रही है 2.5 एम्पियर की। तो आपको निकालना है बी कितना होगा। यस, तो बेटा बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो म्यू नॉट की वैल्यू बेटा 4.2 10⁻⁷, स्मॉल एन की वैल्यू निकाल ली ना 20,000। बोलिए सर नो। करंट की वैल्यू कितनी जा रही, कितने एम्पियर दे रखी, करंट दे रखी 2.5 एम्पियर, 2.5। बोलो यस और नो। क्लियर हो गया बेटा, सॉल्व कर लो। आंसर आ रहा 6.28 इंटू 10⁻2 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ये करंट की वैल्यू हो गई बी की। कोई दिक्कत। 71 क्वेश्चन डन। चलिए 72 क्वेश्चन, क्या, सोलिनॉइड, प्रणाली का मतलब सोलिनॉइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन। R1 तथा R2 त्रिज्याओं की 2 संकेंद्री समतली वृत्त लूपों में धाराएं I1 I2 विपरीत दिशाओं में बह रही हैं। एक में दक्षिणावर्त, दूसरी में वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा 2 लूप बना लो। एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है। एक में दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, हाँ बिल्कुल सही, क्लॉकवाइज है, और दूसरे में वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है करंट। समझ गया ना। चलो क्लियर हुआ। हाँ, एक में करंट जा रही है I1, दूसरे में जा रही है I2। कह रहा दोनों के लूपों पर केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण अकेले I1 द्वारा उत्पन्न प्रेरण का आधा है ना। कह रहा है कि मतलब देखो 2 करंट है, तो 2 करंट और रेडियस दोनों की कितनी दी है, एक है R1 और एक है R2। बाहर वाले की रेडियस कितनी है, R2 है। समझ में आया। चलिए तो देखिए इसके कारण फर्स्ट वाले I1 की वजह से कहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड। कैसा जाएगा, इनवर्ड। तो मैं B1 लिखा लेता हूँ और बीच में क्रॉस लगा देता हूँ क्योंकि अंदर की तरफ है ना। अच्छा स्ट्रांग होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। अब देखते हैं स्ट्रांग फोर्स बाद में बात करेंगे। तो B1 कितना हो जाएगा बेटा, B1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो रहा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो म्यू नॉट आई की जगह कितना I1, और रेडियस कितनी बेटा 2r1। बोलो आगे समझ। ये पहला मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा मैग्नीट्यूड B2 कैसा जाएगा बेटा, बाहर जाएगा अपवर्ड। तो B2 ब्रैकेट में मैंने डॉट लगा लिया। तो म्यू नॉट करंट कितनी है I2 अपॉन कितना 2r2। रिलेशन नंबर ये आ गया। अब क्या कह रहा है, इनका कहना है कि अगर, है ना, अगर कहना है इनका, ये मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है
लूपों के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण अकेले I1 द्वारा उत्पन्न प्रेरण का आधा है। मतलब दोनों लूप का जो नेट आ रहा है बी नेट इज इक्वल टू B1 का हाफ। B1 का हाफ, जो बी नेट है वो B1 का क्या है, हाफ है। समझ गए ना, बी नेट यानी B1 का हाफ। तो बी नेट अपन को निकालना पड़ेगा। तो बी नेट में देखो एक फील्ड जा रहा है ऊपर की तरफ और एक फील्ड जा रहा है नीचे की तरफ, तो दोनों फील्ड एक दूसरे में क्या होंगे, माइनस। बोलो यस और नो। अच्छा, स्ट्रांग वाला कौन सा होगा, R1 वाला, क्योंकि पास में है, और R2 क्या है, दूर में है ना। तो मतलब अब हालांकि करंट का भी फर्क हो सकता है, पर फिर भी हम मान के चलते हैं R1 वाला पास में है। तो B1 माइनस B2, नेट फील्ड क्या आएगा, B1 माइनस B2। B1 कैसा जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ, और B2 कैसा जा रहा है, बाहर की तरफ। तो नेट फील्ड जो होगा वो होगा B1 माइनस B2। चलो मैं बी नेट निकालता हूँ। तो बी नेट इक्वल्स टू B1 माइनस B2, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है बच्चों, है ना। बी नेट इक्वल टू B1 माइनस B2, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। बोलो यस और नो। तो बेटा यदि मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन ले लूँ, है ना। तो क्या अंदर आ जाएगा बेटा, I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2। बोलो यस कि नो। ये आ गया बी नेट। अब क्या कह रहा क्वेश्चन की, जो बी नेट है वो अकेले I1 के मैग्नेटिक फील्ड का क्या आधा है, यस और नो। यानी ये जो निकला है बी नेट, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट कॉइल B1। तो बी नेट लिख लो म्यू नॉट 2 ब्रैकेट में I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R1, I1 अपॉन 2R1, इसका आधा। बोलो यस और नो। तो म्यू नॉट से 2 और म्यू नॉट से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्लियर हो गया। तो क्या बन गया अपने पास, I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2 इज इक्वल टू I1 अपॉन कितना हो गया, 2R1। इस R1 को यहाँ ले आओ, I1 अपॉन R1 माइनस I1 अपॉन 2R1 इक्वल टू I2 अपॉन R2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए है, यहाँ से हमें R1 R2 में रिलेशनशिप चाहिए है, R1 और R2 में रिलेशनशिप चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है देन I2 अपॉन I1 का मान क्या होगा, और साथ ही दिया गया है R2 इज इक्वल टू ट्वाइस R1। ओहो, गिवन तो है R2 जो रेडियस है, सॉरी R2 जो है वो R1 का क्या है, डबल है, ये भी तो गिवन है। तो जहाँ R2 है वहाँ क्या रख सकते हो, R1, 2R1, समझ गए ना। तो बेटा यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो। तो I1 कॉमन ले लो, यहाँ आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन 2R1 इक्वल टू I2 अपॉन R2। R2 की जगह मैं क्या 2R1 लिख दूँ ना, बिल्कुल लिख दूँ। चलो देखना, ऊपर मैंने I1 क्यों कॉमन ले ली, गलती कर दी, नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी, कोई गलती नहीं, सही, एकदम सही है ना। चलिए, तो क्या बचा है बेटा अपने पास बचा है I1 और ब्रैकेट में बचा है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन 2R1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन 2R1 इक्वल टू I2 अपॉन कितना, 2R1। ठीक है, चलो एलसीएम ले लो। I1 बेटा एलसीएम कितना आएगा, 2R1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा I2 अपॉन 2R1, 2R1 से 2R1 कैंसिल। तो I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2। हमसे रेशो पूछा गया है कि I1 और I2 का रेशो क्या होगा, तो I1 के नीचे I2 ले आओ, आंसर कितना, 1। सो I1 रेशो I2 क्या आ रहा है, 1। चेक करो, बिल्कुल सही है, I1 रेशो I2 इक्वल टू 1। 72 का रेशो 1 आ रहा है, क्लियर है ना, बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 73। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखो भैया, कुंडली में तार की लंबाई के समानुपाती, कुंडली की तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, कुंडली में तार की लंबाई के वर्ग के समानुपाती, कुंडली में तार की लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलो इसको सॉल्व करता हूँ बेटा, समझो क्या बात है। मान लो बेटा, अब लंबाई की बात कर रहा क्वेश्चन नंबर 73। मान लो आपके पास L लेंथ का एक तार था, L लेंथ का एक तार था, आपने उस तार को मोड़ करके एक कॉइल बना दी, उसमें से करंट फेंक दी। तो कॉइल बनाई तो 2 पाई R इक्वल टू कितना हो गया, L। तो R इक्वल टू कितना हो गया, L अपॉन कितना, 2 पाई। अब अपन जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जो आता है कॉइल का, वो कितना होता है, M इक्वल टू आई ए, M इक्वल टू आई ए। एरिया यानी तो पाई R स्क्वायर, एरिया यानी पाई R स्क्वायर। तो पाई तो आएगा ही, आई भी आएगा,
आर की जगह क्या आ जाएगा, एल अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के लेंथ के प्रोपोर्शनल हो रहा है स्क्वायर के, अपन से तो केवल लेंथ के टर्म में पूछा है, तो क्या आएगा पाई आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, एल स्क्वायर आई अपॉन कितना 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट। तो साफ दिख रहा है कि m इज प्रोपोर्शनल टू l का स्क्वायर, तो मतलब ये लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। यस, तो कैपिटल M इज प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर। क्लियर हुआ, कैपिटल M प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73 क्वेश्चन नंबर, सॉरी 73 हो गया, 74 कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन क्यू आवेश कूलम h वेबर पर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र में उस क्षेत्र से की दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल 0। क्यों भैया, फील्ड भी वही है और तुमने मारी एंट्री ऐसी कि फील्ड की डायरेक्शन में मारी एंट्री, तो v और b के बीच का एंगल कितने डिग्री, 0 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, एक लंबे तार ए में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक अन्य लंबे तार बी में जिसमें ए के समानांतर है 10 दूरी पर से 0.1 मीटर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। धारा के ए पे वे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही, बी के प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा। सीधी बात है, 75 नहीं 70, हाँ 75 में दो कंडक्टर दिए गए हैं, एक में 10 एम्पियर की करंट जा रही है, एक में उल्टे में जा रही है, कितने की 5 एम्पियर की करंट, कितने की 5 एम्पियर की। समझ गए ना, जिन दोनों से बीच की दूरी कितनी 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है। आपको बताना है कि इसकी प्रति एकांक लंबाई में कितना बल लगेगा। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे L ले आओ, पर यूनिट लेंथ की बात बोली जाए, 2I1 I2 अपॉन कितना D, बोलो यस, इतना ही तो लगता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 5, डी यानी 0.1 सेंटीमीटर था कि मीटर था, 0.1 मीटर, बिल्कुल सही है। तो 0.1 मीटर आ गया समझ में ना। इसको तोड़ दो यार, इसको तोड़ दिया तो ऊपर चला गया कितना 10, अच्छा 5 और 2 10, एक और 10, एक और 10, तो टोटल 3 10 हो गया, मतलब 1000, यानी 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर इज द आंसर। टिक मारो भाई, 10 की पावर -4 है क्या ऑप्शन में, ये ऑप्शन पहले ही सामने बैठा हुआ, तो 75 का आंसर नंबर 8 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपेल करेगा, रिपेल क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, रिपेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 1 मिली एम्पियर परास तथा 1 ओम प्रतिरोध वाले 1 मिली एम्पीयर को 1 वोल्ट परास वाले वोल्ट मापी में बदलने के लिए उसके साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। देखो भैया क्या है, 1 मिली एम्पियर परास, मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर करंट थी IG वो कितनी दी गई है 1 मिली एम्पियर, यानी 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, इतनी दी गैल्वेनोमीटर करंट। अब उसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G इक्वल टू कितना दिया है 1 ओम, G इक्वल टू 1 ओम। और अपन को वोल्टेज कितना चाहिए बेटा 10 वोल्ट, कितना चाहिए 10 वोल्ट। बोल रहा है बताओ कितने का रेजिस्टेंस जोड़ोगे, तो अपन पढ़ते हैं, अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है फॉर्मूला, R इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस स्मॉल g होता है ना, फॉर्मूला होता है R कैपिटल R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस स्मॉल g। समझ गया ना, V कितना चाहिए 10 वोल्ट का चाहिए, V चाहिए है 10 वोल्ट का। करंट कितनी मिली एम्पियर 10 की पावर -3, 1 मिली एम्पियर ना, 10 की पावर -3, और माइनस रेजिस्टेंस कितना था भैया इसका 1 वोल्ट 1 ओम गैल्वेनोमीटर का। तो हो गया, कुल मिला के आंसर आ गया 10 की पावर ऊपर 3 जाएगा तो मतलब वो 10,000 -1, तो आंसर है 9,999 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, इतना रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। 76 क्वेश्चन भी डन हो चुका बच्चों, आ जाइए 77 पे। 77 क्वेश्चन, 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाली एक लंबे धारावाही तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तार के अक्ष पर चुंबकीय अक्ष यार एक्सेस पर तो 0 होता है ना, कितने बार बताया अपन ने, एक्सेस पर बेटा R की वैल्यू क्या हो, एंगल कितना हो जाता है 0, साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एक्सेस पर डायरेक्टली कुछ करना ही नहीं, थीटा इक्वल टू 0, तो 0 आ जाएगा आंसर, एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, R त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है, दूसरी धारा कुंडली जिसमें चुंबकीय क्षेत्र 2R है, त्रिज्या 2R है, धारा I समान बहती है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है, B1 B2 का रेशियो क्या होगा। भाई सीधी सीधी बात है, रिलेशन किसके साथ लड़ाई है, R के साथ। तो सर्कुलर कॉइल में बच्चों, सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन कितना 2R, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, I कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट, लड़ाई किसके साथ R के साथ,
यानी B1/B2 इक्वल टू R2/R1। भैया सेकेंड केस में रेडियस कितनी दे रखी है? सेकेंड केस में रेडियस है 2R, फर्स्ट केस में R से R कैंसिल, आंसर 2:1। देखो है ऑप्शन में 2:1, वही 2:1 यानी कि 2 मारो ताला। 78 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 78 भी डन हो गया बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ 79 पे। 79 मोमेंटम का रेशो पूछा गया 79 में। चलिए बेटा, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल अलग अलग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब दोनों को एक एक करके फेंका गया है ना, एक एक करके फेंका गया है मैग्नेटिक फील्ड में। इन कणों का प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत है, मतलब सर्कुलर मोशन करेंगे। यदि कण दोनों चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर बराबर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लाते हैं तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के संवेगों का अनुपात क्या होगा? मतलब पी का रेशो चाहिए बेटा, पी का अपन को रेशो चाहिए। तो देखो बेटा क्या कहा गया है कि मतलब कुल मिला के एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड में एक अल्फा पार्टिकल को भेजा गया है, एक प्रोटॉन को भेजा गया है, और आपको कह रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो आपको बताना है कि इनके मोमेंटम का रेशो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है? mv/, कितना QB, mv/QB। तो R इक्वल टू mv/QB होता है। तो भैया mv को क्या बोलते हैं? P बोल सकते हैं ना, तो लिख दिया अपन ने P/QB, P/QB। तो P का रेशो चाहिए, तो P इक्वल टू हो गया R इंटू QB। P इक्वल टू कितना हो गया? R इंटू QB। समझ गया ना? अब देखो दोनों की रेडियस सेम है कि अलग अलग है? यदि दोनों को बराबर, यस बराबर रेडियस है, मतलब रेडियस भी कांस्टेंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया, तो सीधी सीधी बात P किसके प्रोपोर्शनल होगा? Q के। यानी P1/P2 इक्वल टू हो गया क्या? Q1/Q2। तो दो पार्टिकल हैं बेटा यहाँ पे, तो एक अपने पास P प्रोटॉन है, दूसरा अल्फा है, तो P प्रोटॉन/P अल्फा इक्वल टू Q प्रोटॉन/ कितना? Q अल्फा। बेटा प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का। और अल्फा के पास कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कैंसिल हो गया, 1:2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो जो रेशियो होगा 1:2 होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? देखिए, R त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की B तीव्रता समान चुंबकीय क्षेत्र समांतर तल में रखा जाता है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान होगा। ओके यस। सिस्टम क्या कह रहा है बेटा? देखो सिस्टम ये कह रहा है कि एक अपने पास R रेडियस की एक कॉइल है, एक R रेडियस की एक कॉइल है, R रेडियस की एक कॉइल है। इसमें से I करंट फ्लो हो रही है, इसमें से I करंट फ्लो हो रही है। समझ गया ना? अब कह रहा है कि इसे एक जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है। इसके प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है ना? हाँ, इस कुंडली को B तीव्रता वाले समान चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में समानांतर तल में रखा जाता है। आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड जो खुद जाएगा, एक मिनट, ये I है, इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। और अपन जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू कितना है? मैग्नेटिक मोमेंट जो कॉइल का जनरेट होता है वो क्या होता है? टॉर्क की बात चल रही थी बच्चों। किसकी बात चल रही थी? टॉर्क की। तो बल आघूर्ण पूछा गया ना, टॉर्क पूछा गया। तो टॉर्क कितना होता है? BINA sin थीटा। बोलो यस। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड B ही है, I मतलब मैग्नेटिक फील्ड I ही है, सॉरी करंट I है। n नंबर ऑफ टर्म्स बोले नहीं, मतलब एक ले लो। A मतलब एरिया यानी πr स्क्वायर, और थीटा कितनी डिग्री? 90 डिग्री। साइन थीटा यानी साइन 90 इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो आंसर कितना हो गया? πIr स्क्वायर B इज द मैग्नेटिक मोमेंट। n इक्वल टू 1 फेरे के लिए टिक मारिए। πr स्क्वायर IB, C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। आ गया? समझ में नहीं आया? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, एक R त्रिज्या वाली वलय पर, वलय मतलब कि डिस्क मतलब रिंग है ना, वलय पर जो कुचालक पदार्थ से बनी हुई है, Q आवेश समान रूप से वितरित है। यदि उस वलय को अक्ष के परतः जो इसके केंद्र से जाता है वलय के तल लंबवत में घुमाया जाता है, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तो वलय का चुंबकीय आघूर्ण तो होगा। मतलब अपन को क्या निकालना है इसमें? आघूर्ण यानी कि टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे एक वलय है यानी कि एक रिंग है, एक छल्ला है, रिंग है, समझ गए ना? और रिंग के ऊपर चार्ज पूरे में लपेटा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। टोटल चार्ज कितना है? Q है। टोटल चार्ज कितना है? Q चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना? Q चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है।
तो हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट अपन जानते हैं m इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क नहीं मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो m इक्वल टू कितना होता है, m इक्वल टू होता है I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल m इक्वल टू I इंटू ए। क्लियर हुआ? चलिए Q चार्ज के टर्म्स में तो अपन जानते हैं कि अगर इसको घुमा रहे हो आप ओमेगा से, ओमेगा रफ्तार से घुमा रहे हो, तो चार्ज भी तो आखिर ट्रेवल कर रहा है ना, तो करंट कितनी जनरेट होगी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, समझ गए ना? तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है Q, टाइम कितना लेता है एक चक्कर घूमने के लिए T, ओके, इनटू A, Q अपॉन इसको कैपिटल T कर लो बेटा, कैपिटल T, एक चक्कर की बात कर रहा हूँ मैं, तो QT और कैपिटल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया ना, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अपन को T निकालना है, अपन को क्या निकालना है, T, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो यस और नो। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन कितना, V, है ना, 2 पाई आर अपॉन V। और अपन जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। क्या होता है, V इक्वल टू आर ओमेगा। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख दूँ M इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर अपॉन V, तो V पलटी मार के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इंटू क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो एक पाई से एक पाई तुरंत तुरंत कैंसिल। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई V, V मतलब क्या हो गया, आर ओमेगा, V मतलब आर ओमेगा, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर अपॉन कितना, 2 इंटू आर। क्लियर हुआ? तो अब हम चाहें तो यहाँ से हम आर से आर को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आंसर आ गया क्या, कितना, क्यू आर ओमेगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन कितना, 2। तो कितना आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आया है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्यू आर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, m इक्वल टू आई ए। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट को हिंदी में चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं और टॉर्क को बलयुग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बलयुग्म। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन। ये तो 81 था, अब 82 क्वेश्चन। एक धारामापी 2 एम्पियर की धारा बहने पर पूर्ण विक्षेप देता, मतलब ये डिफ्लेक्शन करंट है IG, समझ गए ना, फुल डिफ्लेक्शन करंट IG इक्वल टू दी गई कितनी, 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 82। तो IG इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 एम्पियर, पूर्ण विक्षेप देता है। धारामापी का प्रतिरोध 12 ओम है, यानी कैपिटल G बराबर 12 ओम ले लो बच्चों, कैपिटल G यानी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। यदि इस धारामापी को अधिकतम 5 एम्पियर की धारा मापने के लिए प्रयुक्त करना हो तो धारामापी में निम्न को संयोजित करना पड़ेगा। अब कह रहा है जो गैल्वेनोमीटर करंट जो अपन को बनानी है, एमीटर करंट, वो कितनी है, 5 एम्पियर। तो आपको बताओ कितने का शंट लगाना पड़ेगा। तो बेटा अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था शंट का, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, याद है आप लोग को, शंट का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 82 चल रहा है, टिक मारो, ब्राइटनेस बढ़ाओ। शंट का फॉर्मूला बेटा वेरी सिंपल, IG इंटू जी अपॉन आर प्लस आई माइनस आई जी। शंट याद आया, शंट का फॉर्मूला S इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो S इक्वल टू आई जी यानी गैल्वेनोमीटर करंट कितनी दी गई है, 2 एम्पियर, 2 मल्टीप्लाई G कितना है 12, I टोटल करंट कितनी है 5 है ना, और आई जी कितनी है बेटा 2 ही तो है, बोलो यस और नो। क्लियर हो गया ना। तो S इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 और 12 में यहाँ गया 3, यस और नो, 4 बार तो 2 चौके 8, यानी कि कितना 8 ओम का रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में अटैच करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 8 ओम का पैरेलल में करना पड़ेगा। दिस इज 82 डन। नाउ 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, जी ओम के वोल्ट मीटर की परास V वोल्ट से NV करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़े वाले रेजिस्टेंस का मान होगा। यार अभी तक पढ़ा, अभी पहले ही करा है, N-1G आता है इसका आंसर, यदि भूल गया तो देख लो। R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई जी माइनस कितना G, है ना, ठीक है ना। तो पहले कितना था, पहले अपने पास जो था, पहले अपन को ये कह रहा था कि R इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस G, ये हो गया। अब शुरुआत में ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, G था, है ना, और इससे जो करंट जा रही थी वो कितनी जा रही थी, IG, है ना, करंट अपने पास IG जा रही थी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर G था और ये वोल्टेज कितना दे रहा था, V वोल्ट, कितना दे रहा था, V वोल्ट, ठीक ना, V वोल्ट दे रहा था। तो हम लिख सकते थे IG इक्वल टू कितना, V बाई जी, बोलो यस और नो, V बाई जी। अब नया वोल्टेज जो है वो कितना आ गया है, NV, मतलब जो नया अपन को रेंज बनानी है वो कितने की बनानी है, NV की बनानी है, यही ना, यस और नो। तो चलो R इक्वल टू N टाइम्स ऑफ V, IG की वैल्यू पुरानी वाली चलेगी, V बाई जी, तो V पलटी मार के G ऊपर माइनस G, V से V कैंसिल, आंसर आ गया R इक्वल टू N कैपिटल G माइनस G। तो G कॉमन ले ले बेटा, कितना आएगा N माइनस 1, तो आंसर G टाइम्स N माइनस 1। देखो है क्या ऑप्शन में, G टाइम्स N माइनस 1, कौन सा ऑप्शन है, A इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 84।
84 क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग जे हो तो चुंबकीय आघूर्ण का मान जे दिया भाई। कोणीय संवेग क्या होता है? MVR। क्या होता है? MVR। तो बस कोणीय संवेग लिख लो। तो जे इक्वल्स टू होता है MVR। ओके। और हमसे क्या पूछ रहा है? चुंबकीय आघूर्ण मतलब M, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। तो M इक्वल टू क्या होता है? IA। बोलो यस। तो मैग्नेटिक मोमेंट इनको चाहिए है, M इक्वल टू IA। तो I तो I रहने दे बेटा। A क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो I पाई R की वैल्यू निकालो यहाँ से। R इक्वल टू क्या? J अपॉन MV। तो J अपॉन MV का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? J अपॉन MV का होल स्क्वायर। चलिए I इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? I पाई J स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। हाँ, I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन है बेटा। देखो I इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाई एक पाई बैठा है, और इधर J स्क्वायर और यहाँ M स्क्वायर और यहाँ क्या V स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। Q इक्वल टू क्या होता है? NE। बट एक ही इलेक्ट्रॉन है तो N इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ E हो गया। और टाइम पीरियड इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई आर अपॉन स्पीड V। 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई कितना? V। बोलो यस। 2 पाई आर बाई V। और एक पाई है ये वाला, और ऊपर J स्क्वायर है, यहाँ M स्क्वायर है, यहाँ क्या है? V स्क्वायर। एक V से एक V कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल। क्लियर हुआ? तो कितना हो गया भैया अपने पास आ गया E आ गया। E आ गया है ना। E J अपॉन MV का स्क्वायर। R इक्वल टू J बाई MV। सही था? हाँ ठीक है सही है। तो E इधर आ गया J स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया? 2R, और यहाँ आ गया M स्क्वायर। बोलो यस और नो। अब R की वैल्यू फिर एक बच गई थी, यहाँ से फिर से पुट कर दो J बाई MV। तो E J स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ J अपॉन MV, तो M आएगा और V ऊपर आएगा, और नीचे क्या? M स्क्वायर। बोलो J से J, एक M से एक M कैंसिल। तो आंसर कितना आया? E J आ गया, एक J बच गया, एक E बच गया, एक V बच गया, अपॉन 2 बच गया, और क्या? M बच गया। चेक करो बेटा आंसर, है ना। क्या बच रहा है आंसर? देखो E J अपॉन 2M। अच्छा V बचा है क्या? ओहो, V बच रहा है क्या? V स्क्वायर। ओ एक V भी था, भूल गए थे बेटा। देखो यहाँ से V से V कैंसिल हुआ था ना, तो यहाँ पे V भी तो आएगा। तो यहाँ V था, तो V से V भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर केवल आया JE अपॉन 2M। कितना आया? JE अपॉन 2M। देखो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है, JE अपॉन 2M। क्लियर हुआ? बच्चों इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट का, अगर सिंगल शेल में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला रट लो। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है M इक्वल टू क्या होता है? IA। I मतलब Q अपॉन T, तो E अपॉन टाइम इक्वल टू 2 पाई R इंटू कितना? वेलोसिटी, और A कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। R से एक R कैंसिल, तो और पाई से पाई भी क्या हो गया? कैंसिल। समझ में आया ना? तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली EVR अपॉन 2। EVR अपॉन 2। समझ में आया कि नहीं आया? और V इक्वल्स टू क्या होता है? R ओमेगा। तो यदि R ओमेगा यहाँ पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये? अगर R ओमेगा पुट कर देंगे, अगर आप R ओमेगा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये? R का स्क्वायर। तो E ओमेगा R स्क्वायर V इक्वल टू R ओमेगा अपॉन 2। अगर ओमेगा के टर्म्स में बोला जाए तो E R स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये दो फॉर्मूले नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 85। कहाँ तक कर लिए? 86, 85 ही करना है। 84 तक कर लिया अपन ने, 85 देखिए। 85 कह रहा है कि एक 100 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर पूर्ण विक्षेप देता है। शंट का मान क्या होगा ताकि 100 मिली एम्पियर की धारा नाप सके? वही शंट निकालना है। तो आपको पता है शंट करंट इक्वल टू टोटल करंट I। शंट करंट इक्वल टू होता है IG मल्टीप्लाई G, यस और नो, और नीचे होता था I माइनस IG। ये शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ करता था। याद आया? ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, बहुत काम का है। अब क्या कह रहा है देखो भैया, तो IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो दी गई है गैल्वेनोमीटर करंट, वो कितनी दी गई? 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन देता है, तो IG कितनी हो गई? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। यार गैल्वेनोमीटर कितना दिया गया? 100 का, और I कितनी दी गई? अब नापना कितना? 100 मिली एम्पियर। 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू पहले नाप कितनी रही थी? 10 मिली एम्पियर। 10 माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर हो गया? सब कुछ कर दो बेटा, सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 11.11 ओम। समझ गए? और पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये तो पता होगा ही आपको। चलिए
क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है ए त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली के केंद्र और उसके अक्ष पर केंद्र से त्रिज्या की दूरी के बराबर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। यस, एक नया फॉर्मूला एंट्री मारता हुआ। भाई क्या है, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है इसके अक्ष से ए, मतलब किसी भी डिस्टेंस पर हम लोग बोलते हैं एक्स डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो बच्चों फॉर्मूला याद करो, वेरी इंपॉर्टेंट। बी एक्सिस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये होता है फॉर्मूला। अच्छे से फॉर्मूला याद कर लो। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। समझ गए? चलिए, तो इसमें क्या पूछा गया है हमसे, इन लोगों से, इनसे पूछा गया है कि सेंटर से रेडियस के बराबर दूरी, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो x की जगह क्या रख दो, a रख दो। भाई x इक्वल टू ए ही तो है यहाँ पे। ये जो रेडियस है किसके ऊपर, एक इक्वल हो गई ना यहाँ पे। सेंटर से x बाहर तरफ जाता तो बात अलग है, अंदर है एक इक्वल है। समझ में आया नहीं आया? तो x इक्वल टू ए प्लेस कर दो। तो बेटा अपन पहले निकाल लेते हैं बी एक्सिस क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। अभी क्या पुट करना है बेटा, x इक्वल टू ए पुट करना है। रख के देखो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन मतलब फिर एक ही तो है, तो केवल बचेगा आई ए स्क्वायर। और यहाँ पर ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, क्योंकि x की जगह a प्लस कर रहा हूँ। तो 2a स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, यानी 2 की पावर 3/2 और a स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो यस की नो। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। चलिए, तो क्या बच गया अपने पास, देखो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2 यानी 2√2 मल्टीप्लाइड बाई ए का क्यूब, तो 2 स्क्वायर से कट गए तो केवल एक बचा। तो सीधे लिख देता हूँ मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन कितना 2√2 ए। क्लियर हो गया? यस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2√2 ए। ये आ गया क्या, बी एक्सेस पर। किस पे आ गया, बी एक्सेस पर। हमारा क्वेश्चन क्या है, बी सेंटर अपॉन बी एक्सेस। सेंटर पर ही आपको याद रखवा रखा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन कितना ए। सेंटर पे यही तो होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन कितना 2√2 मल्टीप्लाई बाई कितना ए। कैंसिल 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आई से आई कैंसिल, ए से ए कैंसिल। ओहो, 2√2 ऊपर और कुछ नहीं नीचे। आंसर 2√2:1 है क्या, चेक करो। है भाई, बिल्कुल है। तो आंसर हो गया 2√2। क्लियर हुआ? देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ए भुजा वाले वर्गाकार चालक फ्रेम के विकर्ण के दोनों कोनों पे बैटरी से जोड़ने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। चलो देखो क्या कह रहा है कि एक आप स्क्वायर बना लो। क्या बना लो बेटा, स्क्वायर बना लो। और यहाँ पर आपने इसको जोड़ दिया, तो करंट यहाँ से गई आई और यहाँ से आ गई वापस। बोलो यस और नो। ठीक ना, करंट यहाँ से गई आई और करंट यहाँ से वापस आ जाएगी। ठीक है, करंट यहाँ से वापस आ गई है। एक वर्गाकार चालक फिर, अच्छा गलत जोड़ा है बेटा अपन ने, मालूम क्यों, क्योंकि साइड के लॉन्ग नहीं भेजा है। समझ गया ना, अगर साइड के लॉन्ग वाली बात अलग है। अब इसको अपन को डायगोनली ऐड करना था। कैसे ऐड करना था, डायगोनली ऐड करना था। समझ गया ना, तो अपन यहाँ से हटा करके ये इसको डायगोनली करंट को निकाल रहे हैं। बैटरी लगा दी गई है, यहाँ पे प्लस टर्मिनल है, यहाँ पे माइनस। बोलो यस और नो। तो बेटा करंट कैसे जाएगी, देखो करंट यूं जाएगी इस तरीके से, यहाँ से ये वाला पार्ट जाएगा। बोलो यस। किरचॉफ रूल से करंट बटेगी ना दो रास्ते में, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। अब देखो जितनी लंबाई करंट को ए लेंथ यहाँ ट्रेवल करनी पड़ रही है, ए लेंथ यहाँ पे ट्रेवल करनी पड़ रही है, और ए लेंथ यहाँ पर और ए लेंथ यहाँ पर। बोलो यस और नो। मतलब ये पाथ ऐसा ऐसा और ये पाथ ऐसा ऐसा, बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का। अब चलिए यदि देखते हैं इसके कारण यदि इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता तो कहाँ होता, अंदर की तरफ। और ये करंट जो यहाँ से जा रही है इसका कहाँ होता, बाहर की तरफ। तो इसका अंदर और इसका बाहर मिलके क्या कर देते एक दूसरे को, कैंसिल। अब ये वाला देखो, इसमें करंट ऐसी गई तो फील्ड कहाँ, अंदर की तरफ, और इसका कहाँ, बाहर की तरफ। तो आंसर कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा, क्लियर हो गया।
तो यदि अपन इसमें निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 0। तो क्योंकि बैलेंस बिल्कुल स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो टोटल इंटेंसिटी आएगी प्लस वाली माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगी, तो टोटल आंसर आ जाएगा 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। लॉरेंज फोर्स का सूत्र दिया जाता है भाई, QE प्लस QVB। सिंपल है, कौन सा सी दिख रहा है सामने, नजर के सामने देखो, QE प्लस QVB। हाँ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। जब कोई विद्युत आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। देखो भैया, अब इसमें लिखना भूल गया, इसको लिखना था लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर। कैसा? परपेंडिकुलर। तो आपको पता होगा अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर एंट्री मारता है, अगर परपेंडिकुलर एंट्री मारता है तो इसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन के हर पॉइंट पर वर्क डन कितना होता है? 0। समझ में आया ना। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी लेके चलेगा वो उसी काइनेटिक एनर्जी से लगातार घूमता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर है ए, कांस्टेंट रहती है। समझ में आया ना। उसमें लिखना पड़ेगा, एक्चुअली क्वेश्चन की मिस्टेक है, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं लोगे तो काइनेटिक एनर्जी फिर लॉस होगी। क्या होगी? लॉस होगी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए 90। N फेरे प्रति मीटर वाली लंबी प्रणालिका में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती। प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? वेरी सिंपल यार, सिरों पर जानते हैं अपन μ0 Ni/2। कोनों पर मतलब प्रणालिका में सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एंड पर कितना होता है? μ0 Ni/2 होता है। तो आंसर इसका ए दिख रहा है साफ साफ, और सेंटर पे अपन जानते हैं μ0 Ni होता है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट, बायोट सेवर्ट का नियम निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है। सारे वेक्टर फॉर्म है बायोट सेवर्ट में, सारे वेक्टर क्या है? सारे वेक्टर फॉर्म दिए गए। तो बायोट सेवर्ट लॉ आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो आपको याद होगा कि स्केलर फॉर्म क्या होता है? dV = μ0 IdL sin थीटा अपॉन क्या? R का स्क्वायर। क्लियर हुआ? R का स्क्वायर होता है। तो अपन यदि लिखें तो μ0, यदि मैं लिखूं IdL, तो IdL की डायरेक्शन क्या होती है? वो जो DL की डायरेक्शन होती है। बट मुझे साइन थीटा गैप करना है तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, और ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जिससे कि कोई मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? आर कैप से, क्योंकि आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जिससे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और अपॉन में क्या आ गया? R स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास आंसर। बट ये तो आंसर है ही नहीं है। तो क्या कर रहा है? वेक्टर आर कैप को क्या मैं लिख सकता हूँ? वेक्टर R अपॉन मॉड। तो मॉड R इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R क्यूब हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? μ0 ब्रैकेट में IdL क्रॉस वेक्टर R अपॉन क्या? मॉड R का क्यूब। ये बन गया अपना वेक्टर फॉर्म। तो देखो भाई कौन सा आंसर है ना? IdL क्रॉस अपॉन R क्यूब, कि IdL क्रॉस R। ये सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, अगला कंसेप्ट है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। कौन सा है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। देखो भाई, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए क्या पढ़ा था? I प्रोपोर्शनल टू थीटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट था I प्रोपोर्शनल टू थीटा। याद आया? यदि आपको भूल गया है तो मैं पढ़ता था I = K थीटा था, और K = C/NBA कुछ आता था, ऐसा है ना। वो कल का मैंने कराया था, वो कल की कॉपी में देख लो। फिलहाल टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का जो कंसेप्ट होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट होता है I is proportional to tan थीटा। I proportional to tan थीटा। समझ में आया? I proportional to tan थीटा होता है। यस, इसी पे क्वेश्चन चल रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्पर्शा धारा मापी में 0.1 एम्पियर 30 डिग्री का विक्षेप उत्पन्न करती है। 60 डिग्री का विक्षेप उत्पन्न करने के लिए धारा का मान होगा। चलिए करंट बताना है, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक करंट भेजी जा रही है। पहले रेशियो रूल बना लो, I1/I2 = tan थीटा 1/tan थीटा 2। पहली करंट आपको कितनी देखी? 0.1 एम्पियर, और 0.1 एम्पियर में एंगल कितना है? 30 डिग्री। यस। फिर दूसरी करंट आपको निकालनी है I2 निकालनी है। I2 कर दो, 10 कितने डिग्री? 60 डिग्री। I2 निकालनी है। चलिए कंसेप्ट, तो 0.1/I1 = tan 30 कितना होता है? 1/√3, और tan 60 भी कितना होता है? √3। तो √3 × √3 कितना हो गया? 3। I2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी I2 √3 × √3 3 का मल्टीप्लाई 0.1 के साथ कितना हो गया? 0.3। तो करेक्ट आंसर है 0.3 एम्पियर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 93। एक पतले वृत्ताकार तार में धारा I प्रवाहित हो रही है और इसका
चुंबकीय आघूर्ण m है। इस तार की आवृत्ति को एक वर्गाकार रूप में बदल दिया गया है और उसमें वही धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले कह रहा है 94, एक पतला वर्गाकार तार है, ये है वर्गाकार तार। ओके यस, वर्गाकार मतलब स्क्वायरिक वायर है। में इसमें करंट कितनी जा रही है, आई। कितनी जा रही है, आई। मान लो बेटा जो लेंथ है, यहाँ पे जो लेंथ है वायर की वो एल है, वो लेंथ है वायर की क्या है, एल है। गलती हो गई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पढ़ने में, पहले वृत्ताकार तरह सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है, समझ गया ना। तो मान लो बच्चों एल लेंथ का वायर है, एल लेंथ का वायर है, आपने गोला घुमा दिया, तो गोला घुमा दिया तो क्या हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लेंथ एल है, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, एल अपॉन 2 पाई, एल अपॉन 2 पाई। अब इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो कह रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो m इक्वल टू क्या होता है, आई ए, m इक्वल टू आई, समझ में आया ना। तो m इक्वल टू आई ए हो गया, तो I इक्वल टू कितना हो गया, m अपॉन ए, m अपॉन ए, यानी m अपॉन एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रेडियस रख दो, m अपॉन पाई, r की वैल्यू क्या, l अपॉन 2 पाई। बोलो यस और नो। तो नीचे आएगा l का स्क्वायर और आ जाएगा 2 पाई का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर। बोलो यस और नो। पाई से पाई ज़्यादा हो तो काट दो, तो कितना आ गया 4m पाई अपॉन कितना, एल स्क्वायर। ये क्या आ गई बेटा, करंट। ये क्या आ गई, करंट आ गई। अब कह रहा है कि इस वायर को घुमा करके तुमने क्या बना दिया है, इस वायर को घुमा के तुमने स्क्वायरिक बना दिया है। क्या बना दिया है, स्क्वायरिक। ये देखिए यही जो वायर था तुमने घुमा करके स्क्वायरिक बना दिया है, समझ गया ना। यही वायर तुमने घुमा करके स्क्वायरिक बना दिया है। तो बताओ कि अब कितना होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट m डैश, m डैश कितना होगा। तो भैया करंट तो वही जाएगी, करंट तो सेम रहेगी, एरिया बदल जाएगा। बोलो लूप का एरिया बदल जाएगा, यस और नो। तो लूप के एरिया के लिए पहले आपको पता है कि एल लेंथ जो थी, जो पहले एल लेंथ थी वो किस में बदल रही थी, 2 पाई आर में। बट अब जो एल लेंथ है, जो एल लेंथ है वो किस में बदल रही है, 4a। बोलो यस, एल लेंथ जो बदल रही है वो किस में बदल रही है, 4a। मतलब जो लेंथ है टोटल वो 4a में कन्वर्ट हो गई है, टोटल लेंथ। तो एक लेंथ कितनी होगी बेटा, l/4। एक लेंथ कितनी होगी, l/4। जो यूनिट लेंथ होगी वो होगी क्या, l/4। और सर्कल का स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर। एरिया क्या होता है, a स्क्वायर। तो चलो m डैश इक्वल टू करंट I कितनी आई थी, ये निकली थी 4m पाई अपॉन एल स्क्वायर। बोलो यस। तो 4m पाई अपॉन एल स्क्वायर। और जो a है, एरिया वो कितना होगा, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है, l/4, तो l/4 का होल स्क्वायर। बोलो यस। तो 4m पाई अपॉन एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 16, और ऊपर भी क्या, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर 4 से कितने बार, 4 बार। तो आंसर m पाई/4। चेक करो ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो डी ऑप्शन, ओके। तो m पाई/4 या पाई/4m इज द करेक्ट आंसर, बन जाएगा ना जी, यस। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 93 का भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94। क्वेश्चन नंबर 94। उत्तर दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखो बेटा उत्तर दिशा की ओर, ये मान लो उत्तर दिशा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर की ओर। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है तो करंट कहाँ बनेगी बेटा, नीचे की तरफ। करंट कहाँ बनेगी, ये करंट नीचे की तरफ है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब कह रहा है इसमें ऊपर की ओर फोर्स लगता है, ऊपर की ओर फोर्स लगता है, मतलब अपवर्ड ऊपर की ओर जा रहा है। अब अगर ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा, साउथ। ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, ईस्ट, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, वेस्ट। चलिए लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। ये लेफ्ट हैंड रूल आ गया। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड। बोलो करंट डाउनवर्ड। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो फील्ड कहाँ लगेगा, राइटवर्ड यानी ईस्ट की तरफ। तो करेक्ट आंसर देखिए ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ है क्या ऑप्शन में, है। 94 का चेक करो, आंसर ए है क्या, बिल्कुल सही। हाँ बी है, पश्चिम की तरफ फोर्स, बी। एक मिनट। ऊर्ध्वाधर दिशा में, उत्तर दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन। हाँ बच्चों हमारा आंसर बिल्कुल सही है भाई। करंट देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन उत्तर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो डाउनवर्ड होगी ना, साउथ की डायरेक्शन में। तो बिल्कुल सही है,
कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 95। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मापी मैंने वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या लगाते हैं, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, ये है ना, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर को आप जो है बदलना चाहते हैं वोल्ट मीटर में, तो वेरी सिंपल, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। क्वेश्चन नंबर 96, एक एल भुजा के त्रिभुजाकार पाश में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसे चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखा गया है कि पाश का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। ओके, तो इस पाश पर बलाघूर्ण क्या होगा। देखिए टॉर्क बताना है अपन को कुल मिला करके। ये एक ट्रायंगुलर पाश यानी लूप है, क्या है ये, लूप, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब ये लूप है, इसे ऐसे रखा गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन, जो इसका प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसका एरिया कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, यानी थीटा इक्वल टू कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अब अपन को टॉर्क बताना है, तो अपन जानते हैं टॉर्क इक्वल टू होता है बी आई एन ए, बिना साइन थीटा, साइन 90 तो 1 है, एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात करो एक ही है, समझ गए ना बेटा। अब आपको निकालना है अपने पास, बी तो बी है, आई भी आई है, एरिया निकालना है बेटा। एरिया अपन जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 और साइड का स्क्वायर। इसकी एक साइड कितने की दी गई है बेटा, देखो क्वेश्चन में एक साइड क्वेश्चन की दी गई है एल, क्या दी गई है, एल, तो यहाँ पे हो जाएगा एल का स्क्वायर। तो बेटा चेक करो आंसर, आंसर आएगा √3i L² अपॉन कितना 4, चेक करो, √3i/4 बन जाएगा। अरे √3/4 एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड एल होती है ना, तो एरिया क्या होता है, √3/4 एल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल लंबाई एन फेरों वाली एक प्रणालिका में धारा आई प्रवाहित हो रही, प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। भाई लेंथ क्या है एल, फेरे कितने हैं एन, मतलब स्मॉल एन फेरे एल लेंथ में, इस बार कंफ्यूज कर रहा है, तो यूनिट लेंथ में कितने फेरे होंगे, n/l, तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, है ना, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस बार स्मॉल एन की जगह क्या है, n/l है, तो n/l मल्टीप्लाइड बाई क्या, आई, समझ गया ना, क्योंकि इस बार स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स थे, ना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें बनाना पड़ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n/l। डी इज द करेक्ट ऑप्शन 97 का, डी चेक कर लो, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट 98, बराबर लंबाई के दो समांतर तार ए और बी में क्रमशः 10 आई और आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो भैया क्या करेंगे, ए और बी सेम दिशा में है ना, समान दिशा में, तो सीधी बात है प्रतिकर्षित करेंगे भाई, है ना, और एक दूसरे को सेम बल से प्रतिकर्षित करेंगे, समझ गया ना, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम ही आता है, I1 I2 दोनों में आते हैं, चाहे F12 निकालो चाहे F21 निकालो, समझ गया ना, तो दोनों को समान बल से प्रतिकर्षित, एक मिनट, सेम डायरेक्शन, सॉरी बच्चों, सेम डायरेक्शन में तो आकर्षित है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स है ना, सेम डायरेक्शन है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन होती तो रिपेल करते, तो ये सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो 98 का करेक्ट ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, बन जाएगा। 99 क्वेश्चन नंबर 99, आर त्रिज्या के वृत्त के एक चाप में धारा आई प्रवाहित हो रही है और यह केंद्र पर π/2 का कोण बना रहा है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। यस, देखिए रेडियस आर है ना, कैसा सिस्टम है बेटा, देखो ध्यान से, ये अपने पास है, मतलब एक सर्कल होता है, इतना पार्ट है सर्कल का, चौथाई वाला पार्ट, मतलब ऐसा मान लो ये पार्ट क्वार्टर पार्ट, तो इस क्वार्टर पार्ट को ले लो, अपन ने ऐसा ले लिया, थोड़ा सा समझ में भी आए। हाँ, ये देखिए इसमें कितनी करंट जा रही है, आई, कितनी करंट जा रही है, आई, तो आपको बताना है कि इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्लियर हुआ ना, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि किसी भी एंगल का अगर आपको आर्क दे दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड, अपन जानते हैं ये पूरा सर्कल होता, तो सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I/2r होता है ये, बट सर्कल का पूरे सेंटर के लिए होता, मतलब इस समय कितना एंगल पड़ता है, 360 डिग्री, कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो यदि डिग्री की बात की जाए तो रेडियन की बात की, जो भी ले रेडियन ले लो,
360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन के लिए आंसर आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ओ सॉरी 2 आर, यस 2 आर। तो भैया 1 रेडियन के लिए फॉर्मूला कितना आएगा? 1 रेडियन के लिए आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2 आर यानी 4 पाई आर। बोलो भाई, अरे 2 पाई नीचे चला जाएगा ना, तो 2 आर से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 पाई आर आ गया। ये 1 रेडियन के लिए। तो थीटा रेडियन के लिए कितना आएगा फॉर्मूला? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो बेटा याद कर लो कि अगर रेडियन में आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाए बी निकालने का, तो बी फॉर एनी आर्क हैविंग एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। समझ में आया? ये रेडियन में लगेगा। किस में लगेगा? रेडियन में लगेगा। और डिग्री में बदलना हो तो थीटा को डिग्री में बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में आपको पाई बाई 2 रेडियन बोला गया था, क्या बोला गया था? पाई बाई 2 ना भी बोला गया हो तो क्वार्टर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाई 2 होते कि नहीं होते? 90 डिग्री में पाई बाई 2। तो आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई कितना? पाई बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा देखो यहाँ से पाई से सॉरी 4 पाई आर, पाई से पाई क्या हो जाएंगे? कैंसिल। पाई से पाई क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आंसर कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 4 जा 8 आर। कितना आया? 8 आर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर बन जाएगा ना। तो ये रेडियन में है, क्लियर है ना? हाँ। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो बच्चों तो डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद रखना इस पाई को हटाना पड़ेगा। तो आपको याद करो बी डिग्री में बदलना है तो बी थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर तो है। जब डिग्री में एंगल आता है तो डिग्री में बदलने के लिए रेडियन को क्या करते हैं? 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई, सॉरी रेडियन है ना, रेडियन है 4 पाई आर। तो यदि आपको इसको डिग्री में लाना है, चलो मान लो डिग्री का क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करोगे बच्चों? डिग्री का क्वेश्चन यदि आ गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, क्या आप 4 पाई को 2 इंटू 2 पाई नहीं लिख सकते हो? इंटू आर। अब थीटा तो खुद दिया हुआ है डिग्री में, कितने डिग्री? 90 डिग्री। बोलो ये सॉल्व हुआ ना 90 डिग्री। और 2 पाई कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, 360 इंटू आर और 90 डिग्री। 90 से कितने बार कट गया? 4 बार। तो आंसर क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन कितना? 8 आर। कितना आ गया? मैं कभी याद नहीं करता, मैं तो डायरेक्टली वहीं पर निकाल लेता हूँ, है ना। फिर भी अगर आपको याद करना हो रेडियन में तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाई थीटा, मल्टीप्लाई बाई थीटा। क्लियर हुआ? तो इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट शतक पूरा करते हैं। 100th क्वेश्चन। ई विद्युत वाहक बल आर प्रतिरोध के साथ परिपथ में 1 वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। यस भाई, आप सीरीज में जोड़ देंगे तो कोई करंट तो जाएगी नहीं, कोई करंट जाएगी नहीं। समझ गए ना? तो कर क्या रहा है, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं आपको, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन कह रहा है ई विद्युत वाहक बल आर प्रतिरोध के साथ, आर प्रतिरोध के साथ 1 वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो वोल्ट मीटर का पाठ क्या होगा। एक बैटरी है, एक बैटरी है, साथ में एक रेजिस्टेंस है आर, एक रेजिस्टेंस है आर। समझ गए ना? एक रेजिस्टेंस है आर। तो ये हो गया ई विद्युत वाहक बल यानी बैटरी आर प्रतिरोध के साथ, आर के साथ 1 वोल्ट मीटर को, ये आपने वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दिया। वोल्ट मीटर को आपने किस में जोड़ दिया? तो आपको बोल रहा है कि बताइए वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगी वो क्या होगी। वोल्ट मीटर की इस समय रीडिंग आपको बतानी है कि क्या होगी। अब इसको सर्किट को आपने कनेक्ट कर दिया है। तो याद रखना बेटा कि वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा पैरेलल में काम करता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वेरी हाई। बोले यस और नो? रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। इसको हमेशा समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में ही जोड़ा जाता है। जब आप इसे सीरीज में लगाओगे तो ये बहुत हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। क्या पड़ेगा? बहुत हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा।
हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा मतलब इसके अंदर में से कोई करंट नहीं जा पाएगी। हाई रेजिस्टेंस मतलब लो करंट, तो इसके अंदर से कोई करंट नहीं जा पाएगी, और कोई करंट नहीं जा पाएगी तो कोई वोल्टेज ये नहीं दिखाएगा, मतलब इसकी रीडिंग कितनी आएगी? 0। तो याद रखना, लिख लो, सीधे ट्रिक बना लो कि इन सीरीज वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0। इन सीरीज वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0। समझ में आया? चलिए भैया, तो 1 घंटे 5 मिनट 8 सेकंड की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।